जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। एक बार सभी मित्र बेका के वीडियो को लाइक और शेयर कर दे भाई, लाइव सेशन को बढ़ाया जाए। करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जवाब दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे संविधान में कहां से अपनाया गया स्रोत है? रूस से अपनाया गया स्रोत है। और इन्हें कौन से भाग में रखा गया? अनुच्छेद लिख दिया गया 51A। जब जोड़े गए थे 1976 में तब इनकी संख्या थी 10। पूछ लिया जाता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ध्यान देना वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भाग 5 में दे रखी है केंद्र सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार। भाग 3 में दे रखे हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 में किनका उल्लेख मिलता है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में दे रखी है राज्य सरकार। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है मौलिक कर्तव्य कहां पर है, तो भाग 4A में, भाग 4A में मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? कनक रेले का संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक। कथक से संबंधित है बिरजू महाराज, कथक के प्रवर्तक, और कथक का आदिम घराना लखनऊ। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल, कहां का है? केरल का। मणिपुरी, मणिपुर का। यह शास्त्रीय नृत्य है भाई। कनक रेले का संबंध जो है वो कौन से नृत्य से है? मोहिनीअट्टम से है। अगला क्वेश्चन देखो, जो जनगणना है, जनसंख्या वाला टॉपिक है। ये टॉपिक आपको ढंग से पढ़ना है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें जनसंख्या से क्वेश्चन ना पूछा जाए। न्यूनतम, अधिकतम, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? अधिकतम, चलो अधिकतम, अधिकतम तो लक्षद्वीप की। अधिकतम साक्षरता दर कहां की? लक्षद्वीप की। और ध्यान देना राज्यों में हम बात करें तो राज्यों में अधिकतम ऐस लिख देता हूं, सर्वाधिक, सर्वाधिक तो थी केरल की। और न्यूनतम, न्यूनतम याद रखना है आपको बिहार। ये तो बात हो गई राज्यों की। हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना या दीप्ति शर्मा? अभी आईपीएल का पूछ लिया जाए ना पुरुषों वाले का, तब तो तुम जल्दी से जवाब दे दो कौन सा कप्तान है, किसने कितने रन बनाए। लेकिन यहां क्या पूछ लिया गया है? महिलाओं वाला जो आईपीएल है ना उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान थी स्मृति मंदाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मौर्य वंश, मौर्य वंश के राजाओं की राजधानी भी याद रखना है भाई, यह भी एग्जाम में पूछी गई है। मौर्य वंश के शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के शासकों की राजधानी कहां? पाटलिपुत्र। इधर ध्यान देना, मौर्य वंश के संस्थापक पूछा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य।
इन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित किया था। और इनके सलाहकार भी पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री वो थे चाणक्य। चाणक्य का ही अन्य नाम मिलता है कौटिल्य और एक नाम मिलता है विष्णुगुप्त। आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इनका जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है, जो भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। ये आपको ध्यान देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और समाप्ति कब होती है? रबी की फसलें अभी बुआई हो गई है। रबी की फसलों की, रबी की फसलें जैसे गेहूं है, अभी जो जिनकी बुआई की गई है आपके खेतों में, जो है सरसों है, राई है, ठीक है, एक तारा मीरा होता है, तारा मीरा, और भी बहुत सारी फसलें जो इस ऋतु में होती है। अक्टूबर नवंबर में तो इनकी बुआई होती है। इनकी कटाई का समय पूछा गया, यानी ये समाप्त कब हो जाती है? मार्च से अप्रैल, होली का जो समय होता है ना उस समय, यानी दीपावली के बाद तो इसकी बुआई होना शुरू हो जाता है दीपावली के समय तो, और होली के समय भी इसको काट लिया जाता है। वो है रबी की फसल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? प्रांतों में दोहरा शासन कब लागू हुआ? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार अधिनियम, या 1909 का भारत सरकार अधिनियम? 1909 में मुस्लिम वर्ग को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगा था। 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन हट गया और कहां पर लागू हो गया? केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन है 1935 के अधिनियम के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी मित्र बेक आके वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई, लाइव सेशन बढ़ाओ। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया, कि निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था? पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैं लिख देता हूं कुछ नाम। ये पहली बार ओलंपिक में भारत ने किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता है तो वो जीता है 2008 ईस्वी में। सर 2008 ईस्वी में ओलंपिक कहां हुए थे? तो ये हुए थे बीजिंग में, बीजिंग चीन में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में एक खिलाड़ी जिनका नाम अभिनव बिंद्रा, क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? रतन टाटा, किरण बेदी, अरुंधति रॉय, या एपीजे अब्दुल कलाम? भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति। भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा जो है वह है विंग्स ऑफ फायर। याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा गया पहले एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं। बतुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। सर हमने तो ओणम है ये पढ़े, नॉर्मल पूछे, कभी बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल से भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों का भी। केरल में होता है ना ओणम,
तमिलनाडु का पोंगल याद रखना है, कर्नाटक का यक्षगान याद रखना है, असम का बिहू याद रखना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी याद रखना है, केरल के शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम कथकली याद रखना है, उत्तर प्रदेश का कथक याद रखना है, राजस्थान के तीज गणगौर याद रखने हैं। तो बतुकमा जो त्योहार है ये तेलंगाना का है। कहां का है? तेलंगाना का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शब्द जो फुट फॉल्ट है ये आपके कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में ये शहीद हो गए थे? ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे भारत के? जवाब आने दिया जाए भाई। रास बिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल या जितेंद्र नाथ दास? तो ये क्रांतिकारी थे जितेंद्र नाथ दास। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एमएलए विधायक, जिसे आप विधायक बोलते हो, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब देखो, जितने भी पंचायती राज वाले जो चुनाव होते हैं, नगरीय स्वशासन के चुनाव होते हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष। अगर आपको सरपंच जी बनना है गांव के, सरपंच जी तो चल दिए हैं, अब गांव की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वही सरपंच जी है ना। सरपंच के अलावा प्रधान होते हैं, प्रधान है, जिला प्रमुख है, वार्ड पंच है, या पार्षद होते हैं। पार्षद जिसमें अध्यक्ष जो नगर निगम के होते हैं, चेयरमैन, महापौर, मेयर, इन सब की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। 35 वर्ष 3 नाम याद रखो भाई। 35 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये बनने के लिए आपके पास न्यूनतम उम्र चाहिए 35 वर्ष। सर 30 वर्ष किसकी होती है? एक तो राज्यों में विधान परिषद होती है भाई, उच्च सदन, और केंद्र में जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। बाकी एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिन्हें सांसद बोला जाता है, इन्हीं एमएलए में से एक बनता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और इन्हीं एमपी में से एक बनता है प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए और एमपी सांसद की न्यूनतम जो उम्र होती है वो 25 है। सारी बता दी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर क्वेश्चन आज लेवल के है, लेवल के कभी न कभी तो पूछे जाएंगे ही एग्जाम में, तैयारी ऐसी रखो, अभी तो समय है, हर चीज पढ़ लो ताकि गलत ना करके आओ। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वाइसराय कौन थे? भारत में 1920 से 22 के मध्य असहयोग आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और उस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। फिर चोरी चोरा कांड होता है, उसके बाद 1922 में यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, और इस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक ये भारत के वाइसराय थे, और इन्हीं के समय घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जीके का अंतिम क्वेश्चन, जितने भी गेमों में खिलाड़ी है वो खिलाड़ी आपको पढ़ना है भाई। 4, 5, 6, 7 वाटर पोलो,
वाटर पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं भाई? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल। आपसे पूछा गया है पोलो, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ठीक है, कमेंट करना भाई 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ठीक है भाई, मिलते हैं और कभी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से आर्मी स्टडी के शानदार और दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त वाली अब की बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार ठान लिया है कि 2025 के अंदर हम बनेंगे 100% इंडियन आर्मी के नौजवान। वर्दी को हासिल करेंगे अब की बार, जिस वर्दी का हम सपना लेके चले हैं अब की बार उसको हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। अगर आपका संघर्ष बढ़िया है, मजबूत है और डेली निरंतर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डेली आप पढ़ रहे हैं, हर चीज को बारीकी से पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल अब की बार 100% हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आ जाओ, देखिए जितने भी बंदे हैं फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के इस सेशन को। उस सेशन का हमारा जो टारगेट रहेगा आज वाले सेशन का, वो अच्छा सेशन रहेगा। 13+ का टारगेट दे रहा हूं मैं आज। इसका मतलब थोड़ा सा आसान सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हर टाइप के सवालों के जवाब आपको 750 की क्लास में देखने को मिलते हैं। तो ये 750 की क्लास के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये जिन्होंने पिछली बार लिए वो आज जो जॉब लग गए हैं, आज बिल्कुल अपना सपना पूरा कर चुके हैं, आज वर्दी जो प्राप्त कर चुके हैं, आज जो इंडियन आर्मी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी वही काम किया था। इसलिए चारों तरफ से जहां से आपको सवाल मिले उस सवाल को देखो, क्या यह सवाल एग्जाम में आया हुआ है, किस प्रकार से पूछा जाता है। हर एक सवाल पर अमल करोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। एक बार सेशन को जितने भी बंदे हैं सेशन को दबा के लाइक करो, देखें, फिर स्टार्ट करते हैं साइंस के इस शानदार सेशन को। और पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दोस्तों, कि मूत्र का पीएच मान बताना है। 6, 7.4, 6.4, 2.8। बताइए, इसको मैं 6.8 कर देता हूं। चलिए अब बताओ मूत्र का पीएच मान क्या होता है, यूरिन जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। दोस्तों आपको पता है पीएच स्केल जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? सोरेनसन ने, सोरेनसन ने बनाई थी। और पीएच जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेकर कहां तक होती है? 14 तक होती है। अब जिसका पीएच 0 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका पीएच 14 यानी कि 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो यहां दोस्तों 2.8 जो है ना, ये शराब का, अल्कोहल का पीएच होता है, और 6.8 लार का होता है, 7.4 ब्लड का होता है, और 6 बच गया वो मूत्र का हो जाएगा। तो ऐसे मेन है ना पीएच वैल्यू याद रखना है, क्योंकि हर शिफ्ट में मत आओ लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में तो आता है। अब हमारे कौन सी शिफ्ट आएगी, हमारे कौन से सवाल आएंगे, वो तो एग्जाम में बैठेंगे तब पता लगेगा ना। इसलिए हर सवाल को बारीकी से पढ़ो। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का स्कंदन करने में सहायक होता है? सी, डी, ई, के। कौन सा विटामिन है जो रक्त का स्कंदन करने में सहायक है? रक्त का स्कंदन मतलब, भाई रक्त का स्कंदन मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग।
ब्लड क्लोटिंग, इसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का नाम आते ही अब आपका उत्तर विटामिन के पे जाएगा। दोस्तों ये है ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कह सकते हो आप इसको, और इसको आप प्रजनन विटामिन भी कह सकते हो, है ना। बर्थ विटामिन बच्चे के जन्म में सहायक होता है। विटामिन डी, विटामिन डी तीव्र गति से बनने वाला विटामिन है। विटामिन सी प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन होता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। चलिए अगला सवाल, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमान में भंडारित क्या होता है? दोस्तों खींची हुई कमान, जो धनुष होती ना ऐसे खींची हुई है, और खींची हुई कमान या खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज, गतिज, दोनों या फिर दोनों ही नहीं? दोस्तों खींची हुई धनुष जो होती है ऐसे खींच के रखा, अभी छोड़ा नहीं है। जैसे जैसे चाबी भरा खिलौना, एक खिलौना है उसमें ऐसे चाबी भर दी हमने दबा के, अभी छोड़ा नहीं है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। छोड़ेंगे तब स्थितिज कम होगी, गतिज बढ़ जाएगी। स्थितिज का अगर आपको फॉर्मूला पूछ ले तो mgh होता है। गतिज का अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो 1/2 mv² होता है। फॉर्मूले भी पूछे गए हैं आप लोगों के, इसलिए फॉर्मूलों को भी हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। चलिए, विद्युत प्रेस में नाइक्रोम के तार के नीचे किसकी परत होती है? अब ये गड़बड़ होगी ना। विद्युत की प्रेस जो होती है, प्रेस सबने देखी है, उसमें बाहर तो एल्यूमिनियम या इसकी मतलब इस्पात या फिर लोहे की परत होती है, लेकिन अंदर दोस्तों एक परत और होती है, उसके ऊपर नाइक्रोम का तार होता है। तो वो जो नाइक्रोम का तार लगा है ना, उसके नीचे एक प्लेट है, वो प्लेट विद्युत की कुचालक है और उष्मा की सुचालक है। ये लो मैंने हिंट भी दे दिया, विद्युत की कुचालक, उष्मा की सुचालक। तो भाई साहब चांदी तो नहीं होगी, ये तो विद्युत की सुचालक है। एल्यूमिनियम भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, अब्रक होगा, अब्रक की होगी, इसको माइका भी कहते हैं अब्रक को। और अब्रक या माइका दोस्तों ये ध्यान रखना, विद्युत की कुचालक, विद्युत की बैड कंडक्टर है, वह उष्मा की क्या है? सुचालक है। उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पृथ्वी की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? भाई ये समस्थानिक दे रखे आपको 4, देखो कोबाल्ट 60 दे रखा है, कोबाल्ट 60 दे रखा है, आयोडीन 131, कार्बन 14, यूरेनियम 235। सवाल कह रहा है पृथ्वी की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी की आयु का पता किससे लगाया जाता है, यह आपको उत्तर देना है। दीजिए फटाफट, फिर मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा कि चारों का कहां कहां यूज होता है। शाबाश, एक बार सेशन को लाइक करो भाई, जितने भी बंदे हैं दबा के सेशन को लाइक करो और आने दो इस सवाल का उत्तर कि पृथ्वी की आयु का आंकलन किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों देखो, कोबाल्ट 60 है ना, इसका यूज कैंसर के उपचार में करते हैं, कैंसर के उपचार में, कैंसर के इलाज में करते हैं। आयोडीन 131 का यूज थायराइड ग्रंथि के विकार। अब थायराइड ग्रंथि के विकार में खास तौर पर एक बीमारी होती है गलगंठ, जिसको घेंगा कहते हैं, इसके उपचार में किया जाता है। कार्बन 14 से दोस्तों जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। जीवाश्मों की आयु का जो पता लगाते हैं वो किससे लगाते हैं? कार्बन 14। और यूरेनियम 215 का इस्तेमाल पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किया जाता है। और यह भी बता दूं, यूरेनियम 235 का यूज
परमाणु बम के अंदर भी किया जाता है। परमाणु बम में भी यूरेनियम 235 काम आता है, 238 काम नहीं आता, क्योंकि इसका हाफ लाइफ साइकिल, अर्ध आयु काल ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम जानते हैं सभी? सफेद श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या सेल्स कहते हैं। हमें पूछ रहा है आकार में सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखो, न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये सर्वाधिक मात्रा में, जो 5 डब्ल्यूबीसी है उनमें 65% अकेली न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। मोनोसाइट ये दोस्तों आकार में सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटी है, आकार में सबसे छोटी है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का, रोगों के कारणों का, जीवाणु का या विषाणु का? विषाणु को हम वायरस भी कहते हैं। सवाल कह रहा है बैक्टीरियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए जवाब फटाफट। तो नाम ही बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये नाम जीवाणु आ गया। तो जीवाणु का अध्ययन हो जाएगा। अब विषाणु का अध्ययन किस में करेंगे? वायरोलॉजी में करेंगे। इसमें वायरोलॉजी, विषाणुलॉजी मत कर देना। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। तो 4 ब्रांचें याद कर लो यहां से। रोगों के कारणों का अध्ययन एटियोलॉजी में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, 4 ब्रांचें, पैथोलॉजी, एटियोलॉजी, वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, आपको क्या पूछ रहा है? दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु का नाम पूछ रहा है। पृथ्वी पर सेकंड सबसे ज्यादा कौन सी धातु है? क्या एल्यूमिनियम है? नहीं, एल्यूमिनियम तो फर्स्ट सर्वाधिक पाई जाने वाली है। एल्यूमिनियम तो धातुओं में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पूछ रहा दूसरी, तो दूसरी लोहा है दोस्तों। दूसरी कौन सी हो जाएगी? लोहा हो जाएगी। चलिए, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु का मतलब जो वायरस से होता है। इन 4 में से कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स। बताइए, वायरस के कारण होने वाली कौन सी बीमारी है इनमें, वो आपको बताना है। तो वायरस जनित रोग देखो, हैजा जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अगर आपका एक एक पढ़ा हुआ होगा ना रोग तो आराम से बता दोगे। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, और एड्स दोस्तों बिल्कुल HIV वायरस से होता है। तो इसका सही जवाब एड्स हो जाएगा। वायरस जनित कौन है यहां पर? एड्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? और यह सवाल 2023-2024 लगातार 2 साल में 2 बार तो आ ही चुका है, और किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, और 2025 में भी आएगा। मैं आज भी कह रहा हूं किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, यह आपको सवाल में पूछ रहा है। बताइए, प्राकृतिक रबड़, एथिन जो होता है ये तो पॉलीथीन का होता है, पॉलीथीन। स्टाइरिन ये पॉलीस्टाइरिन का होता है, और आइसोप्रीन बिल्कुल प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है?
तो सीधा और स्पष्ट जवाब देना है, आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नींबू में कौन सा एसिड होता है? नींबू में कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल? बताओ भाई। देखो यहां एक ये 2 बार आ गया, इसको चेंज करता हूं मैं, इसको चेंज करता हूं मैं, इसकी जगह मैं एक दूसरा ऑप्शन डाल रहा हूं, लैक्टिक अम्ल। अब बताओ, देखें नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखो लैक्टिक अम्ल है ना, ये तो दही में है, एसिटिक अम्ल सिरका में है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर है, इमली है, केला है, आम है, इनमें पाया जाता है। और नींबू में कौन सा हो जाएगा? तो सिट्रिक अम्ल होगा। सिट्रिक और साइट्रिक एक ही होता है, ध्यान रखना। तो नींबू, संतरा, इनमें कौन सा है? खट्टे पदार्थों में सिट्रिक। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? दाल में, मछली में, हरी सब्जियों में, सोयाबीन में? तो ये भी आराम से कर दोगे, इसीलिए मैंने टारगेट भी आपको कितना दिया था? 13 टारगेट दिया था ना, वो कितना दिया? 13 प्लस का दिया है, क्योंकि इन सवालों को नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे भाई? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन दोस्तों यहां सोयाबीन है। अगर एक्चुअल में देखें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन क्लोरेला सेवाल में है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए हम सोयाबीन करते हैं। क्लोरेला सेवाल के अंदर 72% पाया जाता है, जबकि इसमें 42% प्रोटीन ही है। दाल में 20 से 25% प्रोटीन है, अंडे में 11% प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? अवतल, उत्तल, समतल? कोई नहीं। ये भी सवाल इस 750 की क्लास में न जाने कितनी बार हम ला चुके हैं इस सवाल को, इसलिए डेली जो टेस्ट लगाता है ना, उसको यही तो फायदा है कि वो इन सवालों को भविष्य में कभी भी गलत नहीं करेगा जो उसके सामने दोबारा आ रहे हैं। तो दोस्तों इनकी हेडलाइट की जब बात करें तो अवतल, और अगर गाड़ियों में पार्श्व दर्पण, साइड मिरर की बात करें तो फिर उत्तल, और घरों में जो दर्पण काम में लेते हैं वो दोस्तों समतल। पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में, इनमें भी समतल। और एक सवाल देखो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सवाल, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है ना? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आपको क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी नहीं देना है, जब क्लास पूरी हो जाए तब देना है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? चलिए अगला सवाल। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? भाई हार्ट में चेंबर पूछ रहा है, मगरमच्छ में। तो मगरमच्छ किस वर्ग में आता है? मगरमच्छ दोस्तों सरीसृप में आता है, रेप्टिलिया में आता है। और रेप्टिलिया वालों में 3 होते हैं, लेकिन ये अपवाद है, इसमें 4 होते हैं। अगर सरीसृप का कहता, रेप्टिलिया वर्ग का कहता, तो हम 3 करते, लेकिन ये अपवाद है मगरमच्छ, जिसमें रेप्टिलिया का वर्ग का होते हुए भी इसमें चैम्बर कितने हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए अंतिम सवाल। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए क्या होगा? देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो होता है CaCO3, कैल्शियम पाउडर बुझा चूना लेते हैं तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल टू H2, तो ये तो दोनों ही नहीं है।
ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण, तो यही उत्तर है। खाने का सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा मीठा सोडा होता है ये। तो बिल्कुल दोस्तों ये एकदम करेक्ट है। अब बताओ 15 में से आपने क्या स्कोर किया है। और बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जब क्लास पूरी हो जाए तो जवाब जरूर देना है। और मेरा सवाल एक बार वापस सुन लो। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप जिसको हिंदी में परिदर्शी के नाम से जानते हैं, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह आपको पूछ रहा है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जब क्लास पूरी हो जाए तब आपको बिल्कुल बताना है, मैं देखूंगा। और यह सवाल बड़ा है, आ सकता है अगले एग्जाम में। टेस्ट पूरा लगाना है, ईमानदारी के साथ लगाना है। मिलेंगे अगले सेशन में और शानदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। तो लाडले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज अपना मैथ्स का टेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना जी। कुछ इमरजेंसी में आ गया था, लेकिन अब कुछ जस्ट इमरजेंसी काम हो गया, मुझे वापस लौटना पड़ेगा, ठीक है ना जी। इसलिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं। मैं आ तो गया था आपकी क्लास लेने, लेकिन लाडले अब थोड़ा सा इमरजेंसी काम हो गया, तो सर ने बोला कि अलाउंस करके निकल जाओ, तो मैं अलाउंस करके आपको बता के जा रहा हूं, ठीक है। तो आज है ना मैथ्स का टेस्ट, मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए लाडले हाथ जोड़कर हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मुझे जस्ट वापस जाना पड़ेगा, ठीक है लाडले। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें फौजी बनना है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।